जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथ्स की आज थर्ड क्लास है, जिसमें परसेंटेज के आगे वाले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जहां खत्म किया था वहां हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई ए है, बी से इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो बताओ बी सी से कितना परसेंट कम होगा, या ए बी से इतना ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो उसी के अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ अलग लैंग्वेज में दे देते हैं, जैसे एज ऑफ राधिमा इज 20 ईयर्स, इफ एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राधिमा, देन हाउ मच परसेंट राधिमा's एज इज लेस देन दैट ऑफ करीम। अब देखिए, यहाँ पे परसेंटेज में ही आपसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कहीं में पूछा है आपसे? परसेंटेज में पूछा है। 25% जो है करीम की एज राधिमा से ज्यादा है, मतलब करीम जो है ग्रेटर देन है राधिमा से, कितना? 25%। 25% मतलब 1/4। 1/4 मतलब राधिमा अगर 4 है तो करीम की एज कितनी है? 5 है। हाउ मच परसेंट राधिमा's एज इज लेस देन, देखो आंसर आपसे परसेंट में पूछा है, तो ये जो आपको दिया है ना, यहाँ सिर्फ इसे घुमाने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं है कि एज इसकी 20 ईयर से, कुछ काम नहीं है इसका, छोड़ दो इसे, भूल जाओ। डायरेक्ट हमें क्या ध्यान देना है कि अगर ये 25% ज्यादा है, मतलब 1/4 ज्यादा है, तो कितना कम होगा राधिमा की एज? 1 ही कम होगा। 4 + 1 5, यही बताया था मैंने, मतलब 1/5 मतलब क्या होता है? 20%। 20% ही कम होगा। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है। इसके बाद इफ राजधानी इज, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। 16 2/3%। क्या होता है 16 2/3%? क्या होता है? सोचो, जल्दी सोचो। राजधानी जो है स्लोअर है शताब्दी से, मतलब ए स्पीड जो है राजधानी एक्सप्रेस की शताब्दी एक्सप्रेस से कितनी कम है? 16 2/3। तो शताब्दी एक्सप्रेस कितनी ज्यादा होगी राजधानी से? बताओ कितनी ज्यादा होगी? 16 2/3 मतलब 1/6 अगर कम है, माइनस लगा है तो 1 होगा, 6 - 1 5, 1/5 होगा। 1/5 मतलब 20%। ठीक है, रीता's इनकम इज 50% लेस देन रीचा's इनकम। बाय व्हाट परसेंट इज रीचा's इनकम मोर देन रीचा's इनकम? देखो वही क्वेश्चन है, होमवर्क है, खुद को करना है, ये देख लो अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आज आपके लिए हिंदी में भी लिखे हुए क्वेश्चंस, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है पूरा तो। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू। मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट की, आर्टिकल की प्राइस इतनी कम कर दी, 25% कम कर दी, तो कितना बढ़ाए कि वापस से वही आ जाए? वही क्वेश्चन है, 1 ही बढ़ाएंगे। कितने से? 3 से। 1/3 क्या होता है? 33 1/3%। ये हो गया आपका आंसर। If the price of rice is raised by 20%, then what percent should a person reduce his consumption of rice so that expenditure remains same? अब देखिए, प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन वाले क्वेश्चन आ गए हमारे यहाँ पे। क्या होता है प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन? इसका मतलब क्या होता है? प्राइस मतलब किसी की भी क्या होती है? जो भी दर है, जो भी उसका रेट है, जो भी प्राइस है। प्राइस मतलब समझते। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा बोल दो या व्यय बोल दो, हिंदी में पढ़ दो। यदि चावल के दाम 20% बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति को अपना व्यय समान रखने के लिए चावल की खपत कितने प्रतिशत घटानी चाहिए? कंजम्पशन मतलब खपत, कि कितना वो कंज्यूम करते, कितना खाते हैं। ठीक है, कितना खाते हैं। तो आप जो भी खाते हैं, जो भी आप पैसा देते हैं, वही आपका खर्चा होगा। मतलब आप मानो एक बिस्किट का पैकेट खाते हो, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट खाते हो और एक बिस्किट आपका 5 रुपए का मिलता है, तो आपका खर्चा कितना होगा? 5 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना होगा? यही कितना होगा? खर्चा कितना होगा? 5 रुपए। वहीं अगर आप 2 बिस्किट के पैकेट खाते 5 रुपए के, तो आपका खर्चा 10 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। या फिर आप 3 बिस्किट के पैकेट खाते हैं तो आपका खर्चा 15 रुपए हो जाएगा। मतलब खर्चा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और आप कितना खाते हैं, कितना कंज्यूम करते। प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन ही क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मतलब आपका खर्चा कब बढ़ेगा? या तो आप खाना ज़्यादा चालू कर दे कि एक बिस्किट की जगह आप 2 बिस्किट के पैकेट खाना चालू कर दे, यहाँ पे आप ज़्यादा बढ़ा दे। या हो सकता है आप पैसे बढ़ जाए उसकी, 5 से 10 रुपए का पैकेट हो सकता है, या हो सकता है कि आप एक की जगह 2 पैकेट खा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो यही डिसाइड करता है क्या? एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हो रहा है। खर्चा कितना हो रहा है ये कौन डिसाइड करता है? आपका प्राइस और कंजम्पशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, एक्सपेंडिचर जो होता है
खर्चा जो होता है विच इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, ठीक है। मतलब क्या उसका दर क्या है, क्या रेट क्या है उसका, मतलब उसका जो भी है आपका रेट क्या है और कितना आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका मूल्य, मूल्य बोलते हैं इसको, ठीक है। उसका मूल्य कितना है, थोड़ी सी हिंदी में कमजोर हूँ मैं, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी में भी समझा दूँ अगर किसी को समझ ना आता हो तो मूल्य कितना है और कंजम्पशन मतलब उसका खपत कितना है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, मतलब उसका खर्चा कितना होगा जितना उसका प्रोडक्ट का मूल्य होगा और उतनी जितना उसका कंजम्पशन होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, या तो प्राइस बढ़ेगी तो भी खर्चा बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो भी खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें खर्चा नहीं बढ़ाना हो, खर्चा नहीं बढ़ाना हो तो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, फिर भी अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप का। मानो आपको खर्चा बराबर रखना हो, आप क्या मान लेते, चावल मान लेते, ठीक है। अभी तक आप चावल खा रहे थे, आप 100 रुपया खर्चा करते थे चावल खाने पे, हो सकता है आप 2 किलो खा रहे हो, 3 किलो, 4 किलो, जो भी व्हाटएवर इट इज, आपका खर्चा हो रहा था 100 रुपये। अब क्या होता है, चावल की प्राइस बढ़ जाती है, मानो अभी 40 रुपये किलो चावल मिल रहे थे तो आप 2.5 किलो चावल 100 रुपये में खरीद रहे थे और खा रहे थे, ठीक है। अब क्या हो जाता है, चावल की प्राइस बढ़ जाती है, 50 रुपये किलो हो जाती है। 40 से क्या हो गई, चावल की प्राइस 50 रुपये किलो हो गई। तो अब तो आप 100 रुपये में 2 किलो ही खरीद पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अगर आपको खर्चा बराबर रखना है कि आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, बराबर हो, और किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ रही है तो आपको कंजम्पशन कम ही करना पड़ेगा ना। कंजम्पशन कम करोगे तभी तो आपका खर्चा बराबर रख पाओगे आप। कि अभी आपका चावल 40 रुपए के मिल रहे थे तो आप 2.5 किलो चावल 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, लेकिन अब 40 की जगह 50 हो गया, लेकिन आपको खर्चा तो 100 ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाना आपका कम करना पड़ेगा, 2.5 किलो से आप 2 किलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हमें बराबर करना पड़ता है। या फिर हमेशा कह ले कि आप 2.5 किलो की जगह 3 किलो अगर आपने खाना चालू कर दिया, ठीक है, 4 किलो खाना चालू कर दिया, 2.5 किलो की जगह आपने अपना क्या बढ़ा दिया, कंजम्पशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो या तो उसकी क्या होगी, प्राइस कम होगी, मतलब अगर प्राइस कम हो जाती है तो आप अपना क्या कर सकते हो, कंजम्पशन बढ़ा सकते हो, प्राइस ज्यादा हो जाती है तो कंजम्पशन कम कर सकते हो। अगर आपको एक्सपेंडिचर क्या रखना है, सेम रखना है। एक्सपेंडिचर मतलब आप जितना खर्चा करते हो 2.5 किलो चावल खाने पे, अगर आप चावल की प्राइस 40 से 50 हो गई तो खर्चा क्या होगा, आपको बराबर रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, 2.5 किलो से 2 किलो चावल खाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन जो है एक्सपेंडिचर के बराबर है, और अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। मतलब प्राइस बढ़ेगी तो खर्चा कम करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और प्राइस कम होगी तो कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 20%। प्राइस किसी राइस की क्या बढ़ गई, 20%। 20% मतलब 1/5। हम हमेशा इसको मानते हैं हमारा असली वैल्यू यूनिट। मतलब पहले राइस की प्राइस 5 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो गई है, 6। यूनिट में चलते हैं हम, एक्चुअल वैल्यू में नहीं चलते। प्राइस राइस की 20% बढ़ गई, देन बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। प्राइस बढ़ी है तो कंजम्पशन तो कम करना पड़ेगा ना, कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। 5 से 6 हो गया है तो कंजम्पशन उसको 6 से 5 करना पड़ेगा। कोई चीज अगर इतनी बड़ी तो उसको 6 से 5 करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, कितने से, 6 से। 1/6 क्या होता है हमारा, 16/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसी का वही वाला तरीके से करते हम, प्राइस अगर हमारी 1/5 बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है, 5 + 1 6 से, तो 1/6 कम करना पड़ेगा, 16/3। वही है, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो कॉन्सेप्ट हमारा वही लगाना है, कितना बढ़ा तो इतना कम करना पड़ेगा। कोई एक चीज इतनी बढ़े तो दूसरी इतनी कम करनी पड़ेगी। लेकिन आपको इतना जो समझाया इसलिए क्योंकि आगे आएगा वो काम। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज सो द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर अनचेंज लिखा है ना, एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा है आपका, एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा है। खर्च समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। प्राइस बढ़ रही है तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपेंडिचर को बराबर रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If a side of square is increased by 10%, then find percent increase in its perimeter and diagonal. देखिए परिमाप क्या होता है, कोई स्क्वायर है, पहले तो आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्क्वायर इसे क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। इसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, मानो एक साइड अगर ए है तो पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका 4a होगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड को प्लस करना, चारों साइड को जोड़ देना, वही आपका पेरीमीटर होता है। तो एक ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, चारों को जोड़ के क्या बन जाता है, 4a बन जाता है। तो देखिए कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी स्क्वायर की साइड कितने कुछ परसेंट हमने बढ़ा दिए, तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, तो पेरीमीटर भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा जितनी उसकी साइड बढ़ी है। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर 10% बढ़ा है तो आपका पेरीमीटर भी क्या बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। पेरीमीटर भी क्या बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। और इसका जो डायगोनल है वो भी क्या बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। डायगोनल क्या होता है इसका, एक और चीज देख लीजिए, डायगोनल या जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल या विकर्ण, जो कि ऐसी वाली लाइन रहती है, ये होती है आपकी √2a स्क्वायर की, बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये होता है √2a। तो ये भी जो है उतना ही बढ़ेगा जितनी आपकी साइड बढ़ेगी। मतलब परसेंट में अगर हम देखें तो ये भी कितना बढ़ेगा, 10%। तो दोनों 10% आपके इंक्रीज होंगे, दोनों कितने बढ़ेंगे, 10% बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोल दे कि स्क्वायर इतना बड़ा है तो बताओ इसका एरिया कितना बढ़ेगा। एरिया का मतलब क्या होता है, कि दो चीज आप समझ लीजिए। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये आसपास की लाइन चारों, मतलब आप किसी पार्क के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला एरिया, तो एरिया मतलब उसके अंदर वाला एरिया, उसके अंदर वाली जगह, इसको एरिया कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, एरिया। और इसको क्या कहा जाता है, पेरीमीटर, परिमाप। और इसको क्या कहा जाता है, एरिया, मतलब अंदर कितनी जगह ले रहा है वो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो आप, ए स्क्वायर। कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर। मतलब जो भी साइड है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। साइड का स्क्वायर ही क्या होता है आपका, एरिया होता है। साइड का स्क्वायर ही क्या होता है, एरिया होता है। तो देखो साइड कितनी बड़ी आपकी, 10% बड़ी। कितनी बड़ी, 10%। मतलब 10 से क्या हो गई वो, 11 हो गई। 10% मतलब क्या, 1/10। मतलब पहले कोई 10 होगी साइड, तो अब 1 बढ़ गई, 11 हो गई। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। कितना बढ़ गया ये, 21 बढ़ गया 100 से, मतलब 21% बढ़ गया। तो इससे हम क्या सीखा कि किसी स्क्वायर की साइड अगर 10% बढ़ती है तो उसका पेरीमीटर भी 10% बढ़ता है, उसका डायगोनल भी 10% बढ़ता है। लेकिन उसका एरिया कितना बढ़ता है, 21% बढ़ता है। क्योंकि एरिया में आपको देखना है, उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि एरिया होता ही आपके साइड का स्क्वायर है। तो स्क्वायर करने के बाद देखना है कि कितना बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे एरिया वाले क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास। रेडियस ऑफ सर्कल आपका 20% बड़ा है, तो बताओ सरकमफेरेंस क्या होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है आपका, देखिए ये सर्कल है आपका, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, ये जो आसपास जो है ना ये जगह, इसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। जैसे स्क्वायर में हमने देखा था पेरीमीटर, वैसे ही सर्कल में क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। ये आपका रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2πr। ये बेसिक 10th तक का है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने 10th तक ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, थोड़े बहुत याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी याद कर लेना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr। परिधि, जो परिधि, जैसे अभी हमने जो पेरीमीटर देखा था परिमाप, इसी में उसको परिधि कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है। और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। वो होता है πr²। πr² मतलब रेडियस को 2 बार, जैसे हमने स्क्वायर में क्या करा था, साइड को स्क्वायर किया था, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब समझते हैं आप, जो फिक्स वैल्यू रहती है उसको हम नहीं देखते हैं, जो बदल रहा है उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी रेडियस आ रहा है, सिंपल सा। रेडियस इसका 20% बड़ा है, तो सरकमफेरेंस 20% ही बढ़ेगा, क्योंकि सरकमफेरेंस भी क्या होता है, 2πr। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही सरकमफेरेंस बढ़ेगा। लेकिन एरिया
आर का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तब जाके पता चलेगा। सरकमफेरेंस में तो एक ही आर आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, ये दोनों आपके कॉन्स्टेंट है, तो इनको आपको नहीं देखना है, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है 2 और पाई, तो 20% ही बढ़ेगा, यही आंसर रहेगा इसका। मतलब आपसे बोल दे किसी चीज का पेरीमीटर कितना बड़ा, सरकमफेरेंस कितना बड़ा, तो उतना ही बढ़ेगा जितनी उसकी साइड बड़ी है, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 12%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। अब देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये जैसे आपने डब्बा देखा, स्क्वायर को ही समझ लो आपने फुला दिया, तो ये क्या बन गया आपका क्यूब, क्या बन गया ये क्यूब। अब इसमें जो है 3, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा, ऊपर से नीचे तक भी सब ए रहता है इसमें, सब क्या रहता है इसमें, ए रहता है। मतलब स्क्वायर में सिर्फ 2 ही साइड रहती है हमारी, ए, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे फुला दिया, मतलब एक तरीके से डब्बा बना दिया, तो इसमें लेंथ भी रहेगी, विड्थ भी रहेगी, हाइट भी रहेगी, लेकिन तीनों सेम रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। ये तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका जो सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², क्या होता है 6a²। 6 तो कांस्टेंट है, हम a² पे ध्यान देंगे, 6 क्या है, कांस्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। एरिया अधिकतर आप देखिएगा कहीं भी, आप मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, किसी का भी हम पेरीमीटर मेजर करें, सरकमफेरेंस मेजर करें, उसमें आपका एक ही आर आएगा, एक ही बार साइड आएगा, मतलब आर या ए या कुछ भी एक बार आएगा, तो उसका आंसर भी जब लिखेंगे ना हम, उसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है। अगर आप एरिया मेजर कर रहे हो तो उसमें हमेशा या तो 2 लेंथ का ब्रीथ में मल्टीप्लाई होगा, साइड का साइड में होगा, रेडियस का रेडियस में होगा, कोई 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई होने की वजह से एरिया आप हमेशा लिखते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। वहीं अगर आप किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम मतलब कि उसके अंदर कितना भरा है, देखिए इसका अगर आप एरिया निकालोगे मतलब आप सिर्फ आसपास का मेजर कर रहे हो कि कितनी जगह है, ठीक है। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालोगे मतलब सिर्फ आप इतना सा देखोगे पेरीमीटर कि हाँ इतने से स्क्वायर में कितनी जगह आ रही है। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालते हो मतलब इस डब्बे के अंदर कितनी चीज़ें भर पाएगी, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम जो रहेगा उसमें हमेशा 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, या रेडियस का क्यूब, मतलब इस तरीके से 3 चीज़ का मल्टीप्लाई होगा। तो उसका जब आंसर आता है उसमें हमेशा सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने बता दी, बाकी अभी हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। 6a² होता है मतलब साइड का स्क्वायर होता है, तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इसको 6 से हमें कोई काम नहीं है, जो 6 है ना इससे कोई काम नहीं है, हमें आपको सिर्फ a² पे ध्यान देना है। सरफेस एरिया a² हो रहा है, साइड क्या है इसकी 12 सेंटीमीटर, मतलब 12% डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बताना चाहूँगी, इस सबको भी हम जाने देते हैं, हमें पता है कि 6a² क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से कभी कोई भी चीज़ 2 बार डिक्रीज होती है, या एक ही चीज़ जो है इस तरीके से डिक्रीज होती है कि 12% कम हुआ फिर 12% कम हुआ, ऐसा कभी हो जाता है। या ऐसा बोल दिया जाए कि a जो है 12% कम हो रहा है, तो आपको बताना है a² क्या होगा। मतलब जैसे हमें यहाँ पूछ लिया कि जो साइड है वो क्या हो रही है, 12% कम हो रही है, तो इसका एरिया कितना कम होगा, एरिया क्या होता है 6a², मतलब a² का बताना है आपको, है ना, a² का क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, सक्सेसिव। ये क्या होता है, a + b + ab/100, ठीक है। a मतलब पहले अब कितनी बार कम हो रहा है, जैसे हमने बोल दिया कोई नंबर है पहले 10% कम हो रहा है फिर 5% कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, कम हो रहा है तो -10, बढ़ रहा है तो +10, -10 -5 माइनस प्लस 10 × 5/100, इस तरीके से सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेना है। 5 - 15 प्लस 1/2, 15 2 = 30, तो -29/2%, इस तरीके से होगा। अभी हम क्वेश्चन को समझाती हूँ आपको, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो 12% कम हो रहा है a जो है आपका, तो a² कैसा होगा, पहले 12% कम हुआ -12, फिर 12% कम हुआ
-12। फिर देखो -12 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस 12 × 12 अपॉन 100। परसेंट का क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो -12 कितना हो गया, -24। ये तो पता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, मतलब एक जैसे साइन है तो प्लस और अलग अलग साइन है तो माइनस। लेकिन आंसर में कौन सा साइन आता है, आंसर में वो ही आएगा जो बड़े नंबर का होगा, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो। अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी बता रही हूँ यहाँ पे 10th तक की। देखो +12 का 12 में करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर एक नंबर के आगे क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। -24 + 1.44, देखो 24 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 23, और 23 में से 0.44 जाएगा तो 22.56, इस तरीके से आपको माइनस करना है, ये आपका आंसर रहेगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 8%। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, ये जिसमें एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, इधर भी ब्रेथ होती है इधर लेंथ होती है, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इसका पेरीमीटर होता है, और इसका एरिया होता है आपका लेंथ × ब्रेथ। ये आपको फॉर्मूला एडिशनल बता दिया मैंने, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। एरिया क्या है, लेंथ × ब्रेथ, मतलब दो नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक इतना बढ़ रहा है दूसरा इतना कम हो रहा है, तो बताओ चेंज क्या होगा, सक्सेसिव है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी मल्टीप्लाई होना तब आपको सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब कोई दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें बोल रहे हैं कि एक इतना बढ़ रहा है दूसरा इतना कम हो रहा है, या एक भी इतना बढ़ रहा है दूसरा भी इतना बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगा देना है a + b + ab अपॉन 100। कम हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए, रेक्टेंगल की लेंथ जो है 12% बढ़ी, मतलब पहला प्लस हुआ, ब्रेथ कम हुई 8%, -8 हुआ, देन प्लस माइनस -12 × 8 अपॉन 100, इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। तो 12 में से 8 गया तो 4, -12 8 जार 96, नीचे 2 जीरो है तो दो नंबर के आगे पॉइंट, 4 में से 0.96 गए जाएंगे तो कितना बचेगा, 3.04%, कितना बचेगा 3 लेकिन डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ वो देखो आप, आंसर आपका प्लस में आ रहा है कि माइनस में, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज। ऐसा 3.04 देख के ये नहीं लगा देना यहाँ डिक्रीज लिखा है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। देखो लेंथ इतनी बढ़ रही है और ब्रेथ इतनी कम हो रही है, तो बताओ कितना एरिया चेंज होगा। तो ये होमवर्क है आपके लिए, वही फॉर्मूला लगाना है, जो बढ़ रहा है उसके आगे प्लस लगाना है, जो घट रहा है उसके आगे माइनस लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बनता है, तो उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20%, ये भी होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होके आपका एरिया निकलता है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके ही क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो एरिया में चेंज बताना है, एक इतना बढ़ रहा है दूसरा भी इतना ही बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो प्लस प्लस का ही साइन चलेगा। 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100, माइंड में भी कर सकते हैं आप, 10 + 20 30 प्लस 10 × 20 अपॉन 100, 10 × 20 मतलब 200, 200 अपॉन 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गए, 30 + 2 मतलब 32%। देखो मेरा आंसर आ गया यहाँ, तो ठीक है, कर लेना एक बार लिख के इसको, ओके। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज व्हाट %। देखो रेडियस बढ़ रहा है 300%, अभी आपको शुरू में बता दिया था कि रेडियस एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², सर्कल का एरिया क्या होता है πr², बट आप पाई कांस्टेंट वैल्यू, आपको r² पे फोकस करना है कि एरिया जो है काय पे डिपेंड करता है आपका r² पे। रेडियस बढ़ रहा है 300%, अब या तो आप पूरा फॉर्मूला से करो कि 300 + 300 + 300 × 300 अपॉन 100, ये कर लो आप चाहते हो तो। 3 3 = 900, 9 10 11 12 13 14 15, ओवरऑल 1500% बढ़ रहा है,
लेकिन इतना बड़ा हमें नंबर का नहीं करना है। देखो जब आपके फ्रैक्शन छोटे हो ना, इजी हो, तब क्या करो, दूसरा तरीका बता देती हूँ। 300% मतलब देखो अब यहाँ से हम एक तो हमने फॉर्मूला वाला सीखा, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 0, मतलब कोई नंबर 1 था उससे क्या हो गया, वो 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है मतलब 4 हो रहा है। पहले 1 था, अब क्या हो गया, वो 4 हो गया। ये हुआ इसका मतलब, पहले 1 था अब क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो r है, रेडियस की बात है, लेकिन r स्क्वायर की बात करना है ना हमें, तो r स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 1 से क्या हो रहा है, आपका रेडियस 16 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, कितने से, 1 से, मल्टीप्लाई 100, तो 1500%। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप। दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूला लगाओ या फिर इस तरीके से करो। तो बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय, अब देखो ट्राइंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। ट्राइंगल में क्या होता है, तो ट्राइंगल जो होता है इसका अगर आपको कभी भी एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। नोट कर लेना है, जो भी फॉर्मूला बताती हूँ वो तो नोट कर लेना है। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, किसका फॉर्मूला होता है, ये ट्राइंगल के एरिया का। देखो यहाँ पे भी दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस का और हाइट का, मतलब आपका एरिया डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, बेस और हाइट पे। एरिया का भी डिपेंड कर रहा है बेस और हाइट पे। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो सक्सेसिव लगा दो, दोनों बढ़ रहे तो भी सक्सेसिव लगा दो, जो भी है। यहाँ पे क्या करेंगे, बेस ऑफ ट्राइंगल कितना इंक्रीज हो रहा है, 33 1/3%, और हाइट कम हो रही है -16 2/3। अब बताओ सब कैसे लगाएंगे सक्सेसिव, कैसे लगाएंगे सक्सेसिव, यहाँ डिफिकल्ट है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सक्सेसिव नहीं लगाना है, ऐसी सिचुएशन में सक्सेसिव नहीं लगाना है। फिर क्या लगाना है मैम, तो बता देती हूँ। 33 1/3 मतलब 1/3, 33 1/3 मतलब 1/3, 16 2/3 मतलब 1/6। ये तो समझ आता है, लेकिन कम हो रहा है तो माइनस लगा लिया, बढ़ रहा है तो हमने प्लस लगा लिया। मतलब हमारा जो पहले क्या था, बेस था, पहले 3 था, एक बढ़ के कितना हो गया, 4। पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। ओके। हाइट जो है पहले 6 थी, एक कम हो गई, कितनी हो गई, 5। पहले 6 थी, अब कितनी हो गई, 5। और हमारा जो एरिया है ट्राइंगल का किस पे डिपेंड करता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेस है, ये हाइट है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20। क्या बड़ा, कितना बड़ा, ये 2 बड़ा, कितना बड़ा, ये 2 बड़ा, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, कितने से, 18 से 2 बढ़ रहा है, 2 बड़ा, लेकिन कितने से बड़ा, बेस क्या है यहाँ पे 18, 18 से 2 1 2 2 9 18, 1/9 क्या होता है, 11 1/9, 11 1/9, ये हो गया अपना आंसर। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो सक्सेसिव से करो, लेकिन अगर परसेंटेज जैसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाते हैं, अपोन वाले आ जाते हैं, तो वहां पे क्या यूज करना है हमें, फ्रैक्शन वाला, सबसे इजी, कि नीचे इतना था इतना बड़ा, इतने से इतना बड़ा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूला ही तो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इतना बड़ा हाइट इतनी बड़ी, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा। हमें बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत जोड़ घटाव नहीं करना है, बेसिक ट्रिक से चलना है, ये होता है जो। मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 20 बड़ा, कितना बड़ा, 2 बड़ा, कितने से, 18 से, इसको अपॉन में रखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, या फिर अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो डायरेक्ट वैल्यू बता दो। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इतना बड़ा, हाइट इतनी कम हुई, तो बताओ कितना चेंज होगा परसेंटेज में, होमवर्क है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, इस एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। देखो अब यहाँ क्या बोल दिया, थोड़ा सा चेंज है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है एरिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने ये नहीं बोला कि लेंथ इतनी बड़ी ब्रेथ इतनी बड़ी, तो बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या चेंज करके पूछ लिया इन्होंने, कि लेंथ जो है 50% बढ़ रही है, लेंथ कितनी बढ़ रही है आपकी, 50%, एरिया बढ़ रहा है आपका 20%, तो बताओ ब्रेथ में कितना चेंज आएगा। थोड़ा सा अलग है, बट हमें डरना थोड़ी ना है। वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। देखो कोई भी मल्टीप्लाई वाली चीज इधर आती है तो क्या होती है, डिवाइड होता है। एरिया कितना बढ़ रहा है, पहले देखो 20%, 20% मतलब 1/5, बढ़ ही रहे ना दोनों, कोई डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। ये क्या होता है 1/2, 5 से 1 बढ़ के कितना हो रहा है एरिया, 6, 5 से कितना हो रहा है, 6,
और लेंथ जो है 2 से कितनी हो रही है 3, लेंथ क्या हो रही है आपकी 2 से 3, ये एरिया है, ये लेंथ है। अब आप देखो इस फॉर्मूले में कोई भी चीज मल्टीप्लाई में रहती इधर आएगी तो डिवाइड होगी। एरिया को अगर लेंथ से डिवाइड करोगे तो ब्रीथ पता चल जाएगा, आपको चल जाएगा ना। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि एरिया को लेंथ से डिवाइड करोगे तो ब्रीथ पता चलेगा कि नहीं। तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो, 5 को 2 से डिवाइड कर दो, इधर की साइड 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। जो भी चीज़ डिवाइड में रहती है उधर जाती है तो मल्टीप्लाई में, तो 5 इधर ही रहेगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में, 2 2 जार 4, 5 से 4, 5 से 4, एक कम हुआ, एक कम हुआ कितने पे 5 पे, तो कितना कम हुआ 20%, डिक्रीज 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 20%, ये आंसर हो गया। आया समझ, आया कि नहीं बताओ आप लोग। इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ मैं। देखो डिवाइड करने का जब ऐसा आए क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, ये जैसा लिखा है ऊपर आपको एरिया लिखना है, मतलब जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं जो बड़ा नंबर है आपको इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इधर कर देना है। देखो 5 3 जार 15 और 2 6 जार 12, 15 से कितना कम हुआ 3 कम हुआ, कितने से 15 से, मल्टीप्लाई 100 कर दो या फिर डायरेक्ट कर दो, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 1/5 क्या होता है 1/5 क्या होता है 20%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ से, समझ आया। द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%। देखो ध्यान देना है कि बात किसकी चल रही है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है 69%, मतलब पहले 100 होगा तो अब 69% बढ़ गया है, 69% बढ़ गया है मतलब 169 हो गया है, यही है इसका मतलब 69% बढ़ना। देखो आपको कभी ऐसा बोले 69% बढ़ गया है मतलब पहले 100% होगा, 69 बढ़ के 169% हो गया। 69% कम होता तो 100 में से माइनस कर दो, उससे 31% आ जाता। इस तरीके से हमें करना है। तो एरिया क्या हो गया आपका 100 से 169, 100 से कितना हो गया 169। देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, बताओ रेडियस कितना बढ़ेगा इसका। अभी बताया सर्कल का रेडियस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पाई पे किस पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, किस पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। एरिया जो बड़ा है एरिया के अंदर ही ऑलरेडी आपका रेडियस का स्क्वायर है ये। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रेडियस गिवन था, उसका एरिया निकालने के लिए क्या किया था, उस रेडियस का स्क्वायर किया था ना एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है तो क्यों ना हम स्क्वायर देख लें। यहाँ पे किसका स्क्वायर है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। ये हमें पता चल जाएगा कि रेडियस क्या है 10 से कितना हुआ है 13, रेडियस क्या हुआ है 10 से 13। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तभी तो एरिया निकलेगा। 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको एटलीस्ट 1 to 50 तक स्क्वायर याद होना ही चाहिए, 1 to 50 तक। और मैं नहीं बोल रही कि आज ही आप बैठो सारे स्क्वायर से याद करो, हर दिन 10 याद करो। 10 बहुत कम नंबर लगता है, 10 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके 1 to 10 करना है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट 10 करना है, लेकिन पिछले 10 को रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट 10 करना है, पिछले 20 को रिवाइज करना है। फिर 10 करना है, 30 को रिवाइज करना है। फिर 10 करना है, 40 को रिवाइज करना है। फिर 50 जब हो जाए तो रोज उन 50 को रिवाइज करना है। और क्यूब याद करना है आपको 1 to 30, 30 तक तो करना ही, 20 तक तो कर ही लेना। 30 तक कर लो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप कोई सा क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन 20 तक तो कर ही लेना इन एनी एंड हाउ कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यूब से याद करना है आपको और ये स्क्वायर से याद करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका एक और तरीका है कि हम यहाँ पे जो है जब भी एरिया गिवन हो ये निकालना हो तो आप इसका अंडर रूट करते हैं। क्या करते हैं अंडर रूट, और रूट में से वही नंबर बाहर निकलता है जिसका अंदर 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से 10 बाहर निकलेगा और यहाँ से 13 बाहर निकलेगा। कितना बड़ा 3 बड़ा, कितने पे 10 पे, 3/10 क्या होता है हमारा 30%, मतलब रेडियस कितना बड़ा 30%। इंक्रीज पे ध्यान देना है 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 44%, रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, बताना है क्वेश्चन, होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, देन इट्स डायगोनल इज डिक्रीज बाय। देखो जो डायगोनल डिक्रीज होगा वही साइड डिक्रीज होती है, सब सेम होता है। ये भी होमवर्क है आपके लिए।
स्क्वायर का क्या होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी इन्होंने 100, चलो मैं करवाई देती हूँ ये वाला। डिक्रीज हो रहा है कितना, 90%, मतलब पहले 100 था, 100 से 19 कम हो गया तो कितना बन गया अब 81, कितना बन गया 81। तो बताओ इसका जो साइड है या फिर डायगोनल है वो कितना कम होगा, 10 से कितना हो जाएगा, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 10 से 9 1 कम हुआ, कितने पे 10 पे कितना परसेंट, 10%, 10%, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रीथ बाय 30% एंड हाइट डिक्रीज बाय 50%। अभी तक तो हम दो दो वैल्यू पढ़ रहे थे, अब यहाँ तो 3 आ गई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी तो पूछा है, वॉल्यूम हमेशा 3 नंबर से मल्टीप्लाई होके बनता है। कुछ नहीं करना है हमें, फॉर्मूला भी बता देती हूँ मैं। देखो इसमें अगर आपको चेंज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब जो 3 परसेंटेज दे रखे हैं, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 1000, ये परसेंटेज होता है। या तो आप ये करो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो हमारे परसेंटेज जो हमें आता है रेशो वाला सिस्टम, उससे कर लेना है। तो इससे करेंगे तो 20, तीनों इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमें गड़बड़ करेगा, डिक्रीज की जगह आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपना रेशो वाली मेथड से करने की कोशिश। ये फॉर्मूला नोट कर लेना पीछे वीडियो देख करके। देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज कितनी हो रही, 20%, 20% मतलब 1/5 इंक्रीज हो रही है। ब्रीथ बाय 30%, 1/30% मतलब 3/10 इंक्रीज हो रही है। और हाइट डिक्रीज हो रही 50% मतलब 1/2 डिक्रीज हो रही है। देखो डिक्रीज की जगह माइनस लगा लेना, इंक्रीज की जगह प्लस लगा लेना, ताकि लिखने में मिस्टेक ना हो। 5 से 1 बढ़ रहा है, 5 से 1 बढ़ रहा है मतलब 5 से कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है, 6। ब्रीथ बाय 30%, 10 से 3 इंक्रीज हो रहा है मतलब 10 से कितना हो रहा है, ये 13। एंड हाइट डिक्रीज हो रही है 2 से 1, 2 से 1 कम हो गया तो 1। अब क्या कर लेना, तीनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगल आपका क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, यही तो आपका वॉल्यूम होता है। किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, अभी हमने क्यूब देखा था, स्क्वायर को हमने फुला दिया तो क्यूब बन गया, रेक्टेंगल को फुला दोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। बता देती हूँ आप लोगों को एक बार कैसा दिखता है। ये आपका क्या दिखता है, क्यूबॉइड, ये डब्बा, ठीक है, ये क्या है आपका क्यूबॉइड। अब मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई जब करते अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा हो इधर से उधर तो आप काट सकते, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करोगे फिर कैंसिल करोगे। देखो 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, इधर क्या हो रहा है 16 3 13 6 जा 91, और 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो वही आता है। 100 से आपका क्या आ गया, 91 आ गया। 100 पे कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, एक मिनट, यहाँ क्या मिस्टेक हो गई है। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 78 कितना कम हो रहा है यहाँ पे 22%, कितना कम हो रहा है 22% कम हो रहा है। देखो जो भी आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो 100 पे होता है, तो अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कितना कम हो रहा है 100 पे, डायरेक्ट देख लो कितना कम हो रहा है 22, तो वही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते ही 100 को बेस मान के। अब आप यहाँ लिखोगे 100 से कितना कम हुआ 22, कितने पे 100 पे, मल्टीप्लाई 100, तो कैंसिल होके वही तो आना है। अब डायरेक्ट लिख सकते हो कभी 100 आ जाए तो। कोई होमवर्क है अब, ये भी आपका क्यूबॉइड का ही है, जरूरी नहीं ना तीनों का हम चेंज बताएं, हो सकता है एक में चेंज हुआ ही नहीं हो, तो आप 2 से लेके भी कर सकते हो, वही सक्सेसिव लगाना है आपको। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, 20% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, ये भी होमवर्क है। देखिए आप खुद जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे खुद से उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, सिमिलर आ जाएगा लेकिन सेम आने के कम चांसेस है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस रहेगी, जितना कैलकुलेशन माइंड में करोगे इतना ज़्यादा अच्छा है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना हो सके इतना पेन घिसो, इतने क्वेश्चंस करो, इसी पैटर्न के और कहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो करो, उससे क्या होगा आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा, इतना तेज चलेगा कि आपका दिमाग सोचेगा उसके पहले आपके हाथ काम कर देंगे, मतलब इतना फास्ट हो जाता है हमारा हाथ और माइंड। If the price of petrol is increased by 90%, Sunitha intends to spend only an additional 12%. सुनीता कितना चाहती है, एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट
शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस्ड। अब देखो प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन वाला ये हमारा क्वेश्चन। तो क्या होता है एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, यही बताया था आपको मैंने। प्राइस जो है पेट्रोल की 19% बढ़ गई, 19% बढ़ गई। अब फिर से नहीं बता रही हूँ, अभी बताया था मैंने कॉन्सेप्ट। सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12%। उसने सोचा कि वो खर्चा सिर्फ 12% ही बढ़ाएगी, ठीक है। पेट्रोल की दर 19% बढ़ गई और सुनीता ने 12% ही खर्चा करना चाहती है। तो अगर खर्चा सिर्फ 12 बढ़ाना चाहती है, प्राइस 19% बढ़ गई है। अगर खर्चा भी 19% बढ़ा लेती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन खर्चा कम बढ़ाना चाहती, मतलब कोई प्रोडक्ट अभी 10 रुपए का मिल रहा था, अभी वो 30 रुपए का हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं तो सिर्फ ज्यादा 10 रुपए खर्च कर सकती हूँ। तो आपको खाना तो कम करना पड़ेगा ना, तभी आप बराबर कर पाओगे। तो खाना आपको कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करे वो कंजम्पशन, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर 12% बढ़ रहा है, 100 से कितना हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर, 112 हो रहा है। कंजम प्राइस कितनी बढ़ रही है, 100 से 119 हो रही है। क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये बताया था। जो आगे लिखा है उसको ऊपर लिख लो, या दो तरीके, अगर आपको एक तरीका ही ध्यान रखना है, या तो इसको ऊपर लिखो या इसको नीचे लिख रहे हो तो इधर का इधर और इधर का इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे भी 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। 100 मल्टीप्लाई 119 हो रहा है आपका, और 100 मल्टीप्लाई 112 हो रहा है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर 119 है उधर 112 है, तो 7 से कैंसिल कर देते। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42। 17 से 16 कितना कम हुआ, एक कम हुआ, कितने पे, 17 पे। 1/17 क्या होता है आपका, अगर फ्रैक्शंस याद करें तो 1/17 होता है आपका 5/15/17, ठीक है। मतलब अराउंड किसके बराबर आता है, ये आपका 6 के आसपास आ रहा है। किसके आसपास आ रहा है, 6 के आसपास आ रहा है। 5 के आसपास नहीं करना है। देखो 17 से 15 बड़ा नंबर है, तो ये आपको मैक्सिमम किसके पास पूछा है, नियरेस्ट पूछा है, 6 आएगा। तो प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो गई आपके 18%। पर्सन चाहता है कि 12% ही खर्चा करे, वही हो गया अपना वापस से कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। प्राइस कितनी बढ़ी शुगर की, 18%, ये तो 18% बढ़ रही है। पर्सन चाहता है कि खर्चा वो 12% बढ़ाए, 12% बढ़ाए, तो कितना उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कितना कम करे वो, ये आपको करना है, होमवर्क है ये, ठीक है, होमवर्क है ये, सोल्व करना है। The price of sugar is increased by 17%. Person wants to increase his expenditure by 5%. कितना डिक्रीज करे कंजम्पशन, ये भी क्या है, होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए रखे ताकि आप होमवर्क में करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका आंसर बताना है मुझे कमेंट कर करके, ताकि मुझे पता चले कि आप सोल्व कर रहे हो, वरना तो फिर मतलब नहीं है। अगर देख के सब कर लिया तो खुद का दिमाग लगाओगे, सोल्व करोगे तभी फायदेमंद है, क्योंकि एग्जाम में आप ही हो जिसको सोल्व करना है, वहां कुछ नहीं होगा। When the price of commodity increased by 20%, a family reduced its consumption in such a way that expenditure on it was 5% more. प्राइस बढ़ गई 23%, खर्चा बढ़ाना है उनको 5%, तो कितना कंजम्पशन कम करे, ये भी होमवर्क है, ये भी क्या है, होमवर्क है, करना है इसको सॉल्व। सेम कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से प्राइस को डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्या है, when the price of rice is increased by 25%, person increases his expenditure price only by 15%, कितना कंजम्पशन कम करे। सेम क्वेश्चन, होमवर्क करना है, इसे भी होमवर्क। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं प्राइस एक्सपेंडिचर कंजम्पशन वाले, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा है। और देखिए जब आप ज़्यादा सोल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है, आपको सोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ती है, आपको मल्टीप्लिकेशन आधे याद हो जाते हैं, आप बार बार सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर बार बार आएगा 15 × 7, 15 × 7 तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। दूसरी बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा 15 7 का कितना होता है। प्राइस जो है इंक्रीज हो गई 25%। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है आपके क्वेश्चन में, प्राइस कितनी बढ़ गई आपकी, 25%। हाउ मेनी kg ऑफ पर्ल्स कैन ही नाउ परचेज इन द सेम अमाउंट, खर्चा तो आपका सेम ही है। दाल की दर 25% बढ़ गई आपकी,
एक व्यक्ति प्रारंभ में 60 किलोग्राम दाल खरीदता है। अब वही व्यक्ति उसी पैसों में कितनी दाल खरीद सकता है? वही व्यक्ति उसी पैसों में, मतलब खर्चा आपका सेम है, एक्सपेंडिचर आपका सेम है। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? प्राइस और कंजम्पशन की। प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। प्राइस ऑफ पल्स कितनी बढ़ गई? 25%। 25% मतलब 1/4, मतलब प्राइस पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई आपकी? 4 से 1 बढ़ गई है, 5 हो गई। प्राइस कितनी हो गई? 4 से 5 हो गई। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजम्पशन उल्टा होता है, प्राइस जितनी बढ़ेगी उतना ही कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले अगर इतना खाता था वो, तो अब इतना खाएगा, कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि खर्चा सेम रखना है, प्राइस बढ़ गई है तो कंजम्पशन तो कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन 5 से 4 हो गया। अब क्या बोला है? अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स। पहले कितना खरीदता था वो? 60 kg पल्स खरीदता था। तो अब कितना खरीदेगा वो? क्योंकि कंजम्पशन कम कर रहा है वो। पहले 60 kg खरीदता था, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी? 60 kg है। तो बताओ अब कितना खरीदेगा? 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कितने गुना आ रहा है ये? 12 5 16 होता है, तो 12 4 48 हो जाएगा। 48 kg। अब कितना खरीदेगा वो? 48, उसको 12 किलो कम करना पड़ेगा। 48 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, प्राइस बढ़ी, कंजम्पशन कम हुआ। कितना कम हुआ? जो आपको वैल्यू दी उससे कंपेयर कर दो, कितने गुना हो रहा है। Reduction of 15% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more for rupees 272. The reduced price of salt per kg in rupees. क्या बोला है कि नमक की दर में 15% की कमी से एक व्यक्ति 272 में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? नमक की दर में 15% की कमी, मतलब प्राइस कितनी कम हुई? 15%। 15% मतलब 3/20। 20 से प्राइस कितनी हो गई आपकी? 3 कम हुई ना, 3 मतलब 17 हो गई। प्राइस ये हुई, खर्चा उसको बराबर करना है। प्राइस कम होगी तो खाएगा ज्यादा, उसको खर्चा इतना ही करना है। प्राइस कम हो गई तो खाएगा तो ज्यादा, वो ज्यादा कितना खाएगा? 17 से 20। कंजम्पशन कितना करेगा वो? 17 से 20। अब लेकिन एक्चुअल में कितना खरीद रहा है वो? 2 kg ज्यादा खरीद रहा है। कितना ज्यादा खरीद रहा है? 2 kg। कितना ज्यादा खरीद रहा है? 2 kg। यहाँ पे 17 से 20 कितना खरीद रहा है ज्यादा? 3। तो आपका जो 3 यूनिट है, मतलब हम तो यूनिट में ले रहे हैं ना क्वेश्चन, तो आपके 3 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 kg। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 2/3 kg। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ नहीं करना, जैसा निकाल रहे वैसे ही चलना है हमें। 3 में चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 kg। आपसे रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है कि तो रिड्यूस्ड प्राइस मतलब कम होने के बाद प्राइस क्या हो गई उसकी? एक मिनट। अच्छा देखो, अब कितना खरीदेगा वो? पहले 17 यूनिट खाता था नमक, अब 20 यूनिट खा रहा है। 3 यूनिट उसने बढ़ा लिया, लेकिन असली में तो 2 kg बढ़ाया। तो 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 kg है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो 2/3 का। 40/3 kg। 40/3 kg। उससे नहीं डरना है कि हमारा इतना अपोन में नंबर आ गया, आंसर आ जाएगा आखिरी में। देखते हैं। देखो 40/3 kg इतना क्या कर रहा है वो? नमक अभी खरीद रहा है। लेकिन नमक की प्राइस तो 272 है, पहले भी 272 रुपये में खरीदता था, अब भी 272 रुपये में खरीद रहा है। तो चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी खा कितना रहा है वो? 40/3 kg। किसी भी चीज के रुपए जो होते हैं काय में देखते हैं हम, काय में देखते हैं हम। आप कुछ भी खरीदते हो तो उसका रुपए में मतलब किस तरीके से लिखा रहता है? रुपीज पर केजी लिखते हैं ना हम, रुपीज पर केजी। किसी भी चीज की प्राइस कैसे लिखी रहती है? रुपीज पर केजी। मतलब आप ऐसे बोलते हो, ये जो गेहूं है 40 रुपये पर किलो, 40 रुपये पर किलो। चावल 40 रुपये पर किलो। तो रुपीज पर केजी में देखते हैं हम, मतलब आपके रुपए कितने खर्च कर रहे हो आप? 272। कितना केजी खरीद रहे हो आप? 40/3। 40/3। देखो तो यही आपका आंसर रहेगा। अपॉन में जो 3 रहता है इस तरीके से, तो 3 कहाँ चला जाता है आपका? ऊपर। मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाता है? मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको ये इस तरीके से ऊपर हो जाता है। इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। 2 4 से कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 0, 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32। 68 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24 का 4, कैरी 2, 3 6 ज़ा
18, 90, 20 और नीचे एक जीरो इसलिए एक नंबर के आगे पॉइंट, 20.4 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब क्या करा हमने, प्राइस सेम थी, हमें सिर्फ क्या निकालना था, क्वांटिटी। अभी कितना खरीद रहा है वो, इतना केजी खरीद रहा है, कितने रुपए में, 272 वो गिवन था, तो 272 से इस पैसे को डिवाइड कर देना, तो आपकी एक्चुअल रुपए पता चल जाएंगे कितने रुपए में 1 केजी खरीद रहा है। ये तो 40/3 केजी की बात कर रहे हैं हम, हमें 1 रुपए 1 केजी की बात चाहिए, पर केजी में रुपए चाहिए, तो आपको पर केजी निकालने के लिए डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। कस्टमर 2 केजी ज्यादा खरीद रहा है इतने रुपए में, तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या होगी। देखो अभी जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे नए टाइप्स के साथ। थैंक यू सो मच। बट आपको क्या करना है, जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस दिया है स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ आपको सोल्व करना है, क्योंकि अगर आप सोल्व करेंगे तभी क्या हो सकता है, आपका फायदा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अगर एग्जाम में अलग क्वेश्चन भी आ जाता है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।